हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 26, जो कि आपके चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के कंटिन्यूशन में है। और आज के टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो आज के इस टॉपिक का जो रिलेशन है वो मोटिवेशन से है, जो कि हम क्लास नंबर 24 में हम डिस्कस कर चुके थे। 23 और 24 में मोटिवेशन के बारे में, कि मोटिवेशन जो होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि तब यूज़ की जाती है जब एम्प्लॉयज़ की कंपनी में काम करते समय नीड सेटिस्फाई नहीं होती। तो कंपनी में काम करते समय जब एम्प्लॉय की नीड सेटिस्फाई नहीं होती तो उसके लिए हम मोटिवेशन का सहारा लेते हैं। और मोटिवेशन का सहारा लेते समय हम लोग अलग अलग तरीक़ों से एम्प्लॉयज़ की नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, जो आज के टॉपिक में हमने पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। एक ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वेरियस बेनिफिट्स आर गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कई तरह के बेनिफिट्स देती है, और ये बेनिफिट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो मोटिवेटेड हो, लगन से काम करे, मेहनत से काम करे, टू गेट दैम मोटिवेट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल बने हुए हैं उनको वो अचीव कर पाए। तो जो ये बेनिफिट्स एम्प्लॉय को दिए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, वो दो तरह के होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते हैं विच कैन बी मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म, जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म मेजर कर सकते हैं, जिनकी वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं कि कितनी वैल्यूज़ का बेनिफिट दिया गया है। सो दीज बेनिफिट्स कैन बी नोन एज फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, जो कैटेगरी होती है, इसमें कई तरह के बेनिफिट्स आते हैं। चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है आपका पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस में क्या होता है, एक तो सबसे पहले जो उसकी बेसिक सैलरी है वो उसे सैलरी दी जाती है जो उसके काम के बदले में दी जाती है, वर्किंग आवर के बदले में। और उसे साथ साथ जैसे जैसे कंट्री में आप देखते होंगे कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इन्फ्लेशन आता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो उसके साथ साथ कंपनी अलग से क्या करती है, डियरनेस अलाउंस देती है। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। और ये हर 6 महीने में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है उसमें जोड़ कर देती है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, या अपने शहर को छोड़कर कंपनी में जॉब करने आते हैं, शहर को छोड़कर रेंट पे रहते हैं, तो कंपनी उन्हें रेंट अलाउंस भी देती है। और वो रेंट अलाउंस कंपनी क्या करती है, उनकी बेसिक सैलरी में जोड़कर देती है। तो जो एक एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है ना, अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन अगर मैं सिर्फ बेसिक पे की बात करूं तो उसमें डियरनेस और हाउस रेंट अलाउंस जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन हमें सैलरी देती है ना, अब जनरली जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमें जो सैलरी मिलती है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूसिव होती हैं, हमें अलग से शो करके नहीं दिखाते कंपनी वाले। ठीक है, और अगर हम सिर्फ बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे अलग होती है, डियरनेस अलाउंस अलग होता है, हाउस रेंट अलाउंस अलग होता है। तीनों को मोल मिला के जो टर्म बनती है वो सैलरी बनती है। तो ये बेनिफिट्स हो गए। उसके बाद बोनस है, बेनिफिट्स ऑफर अबव द वेजेस सैलरी। कई बार जब ओकेजनली कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है या कोई कोई फेस्टिवल आता है, तो फेस्टिवल के टाइम पर कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बोनस अलाउड करती है। वो ये बोनस आमतौर पर जनरली कंपनी दिवाली के टाइम पर देती है। पर किस का मतलब होता है कि सैलरी और वेजेस से हटकर जब कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को अलग से बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उन्हें हम परकिसिस बोलते हैं। तो एनी कैजुअल इमोल्यूमेंट्स, तो इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धियाँ, मतलब ये है एक तरह से एक बेनिफिट्स कह लीजिए। इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है बेनिफिट्स। तो एनी कैजुअल बेनिफिट्स ये आमतौर पर दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, और स्पेशल केसेस में दिए जाते हैं। बेनिफिट अटैच टू अ पोजीशन, देख लिखा पड़ा एनी कैजुअल इमोल्यूमेंट्स और बेनिफिट अटैच टू अ पोजीशन। एक पर्टिकुलर पोजीशन जो होती है, जैसे ये बेसिकली जो प्रैक्टिसेस होते हैं ना, ये मैनेजर को दिए जाते हैं, सुपरवाइज़र को दिए जाते हैं, या हायर अथॉरिटी जो होती हैं, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं टॉप लेवल में, ये उनको दिए जाते हैं। ये कॉमन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको नहीं दिए जाते। इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस के एडिशन में ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इट इज़ आल्सो नॉन एज फ्रिंज बेनिफिट्स, इन्हें हम फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोलते हैं। तो चलिए मैं कुछ आपको फ्रिंज बेनिफिट्स कह लिए या परकिसिस कह लीजिए, मैं उनके कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहला है आपका परकिसिस में, जैसे फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट एट एम्प्लॉय होम। घर के लिए आपको गार्डनर दे दिया, स्वीपर दे दिया, वॉचमैन दे दिया, सर्वेंट्स दे दिया आपको घर के काम करने के लिए। अगर ये चीज़ आप खुद पर्सनली अपनी जेब से पैसे देते हो इन चीज़ों के, तो कंपनी आपको रिम्बर्स कर देती है। ठीक है, उसके बाद फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपकी गैस की सुविधा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये हो गया। फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी हो गई, बच्चों के पढ़ने के लिए कंपनी खर्चा उठाती है। मोटर कार कंपनी गाड़ियाँ खुद देती है। प्राइवेट जर्नी, अगर आपको कहीं घूमने जाना है, तो ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का खर्चा हो गया, एजुकेशन का खर्चा हो गया, ये सारे बेनिफिट्स। फ्री गैस सर्विसेज हो गया, और डोमेस्टिक सर्वेंट हो गए, मतलब घर के काम करने के लिए नौकर हो गए। ये सारे खर्चे अगर आप खुद कंपनी पे करती है तो ठीक है, नहीं पे करते तो अगर आप अपनी जेब से पे करोगे तो कंपनी इनके पैसे आपको रिम्बर्स कर देती है। अगर आप अपनी जेब से पे नहीं करते हो तो ये नॉन मॉनेटरी परचेसेस हैं। और अगर आप अपनी जेब से पे करते हो फिर कंपनी आपको पैसे देती है तो ये मॉनेटरी परचेसेस है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनी को जब कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें कंपनी टारगेट सेट करती है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, कि अगर आपने हमारी कंपनी की सेल को बढ़ाया, हम हमारी कंपनी के खर्चों को कम किया, तो हम आपको अपनी कंपनी के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देंगे। इससे क्या होता है कि इस तरह के प्रॉफिट शेयरिंग देने से कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं टारगेटेड बेसिस पर, मार्केटिंग वाले हो गए, सेल्स वाले हो गए, तो उनका एक मन में एक बूस्टअप आ जाता है, एक पैशन आ जाता है काम करने के लिए, और प्लस मोटिवेशन आ जाता है कि कंपनी हमें प्रॉफिट में हिस्सा दे रही है सैलरी से हटकर। तो उससे उनके अंदर मोटिवेशन आ जाता है और वो अपने काम को डिज़ायर्ड मैनर में करने की कोशिश करते हैं। अगला है को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। कई बार कंपनी के जो मिडिल लेवल डिपार्टमेंट पे लोग काम करते हैं, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट पे जो मैनेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैनेजर लोग होते हैं, उन्हें कंपनी क्या करती है, कई बार उन्हें कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, उन्हें कंपनी के शेयर्स में हिस्सा देकर, कंपनी के शेयर्स परचेज़ करा के, कंपनी के शेयर्स उनके नाम करके, वो अपनी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स में या टॉप लेवल में शामिल कर लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कंपनी में जिनके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, जिनके डिसीजन लेने का तरीका, काम करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को, ऐसे मैनेजर्स को कंपनी क्या करती है, अपने मैनेजिंग कमेटी में शामिल कर लेती है, उन्हें पार्टनरशिप दे के, शेयर्स दे के। अगला है प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस इंसेंटिव। का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो परफॉर्मेंस अपनी वर्कर अच्छा दिखाएगा, एम्प्लॉय अच्छा काम करके दिखाएगा, कंपनी की तरफ से उसका बेनिफिट बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी ने अनाउंस किया कि एक दिन में एक वर्कर जो है वो 20 यूनिट्स बनाएगा, एक दिन में एक वर्कर 20 यूनिट्स बनाएगा, तो उसे 20 रुपये पर यूनिट मिलेगा। और अगर नहीं बनाएगा तो नॉर्मल जो रूटीन जो वेजेस है वो 17 रुपये के हिसाब से उसे मिलेगी। मान लीजिए एक वर्कर है ए, उसने 20 यूनिट का टारगेट एक दिन में पूरा कर लिया, तो उसकी जो वेजेस बनेगी टोटल एक दिन की 400 रुपये बनेगी। उसके अलावा जो बी था, उसने पूरे दिन में लापरवाही करके या कुछ भी करके उसने 20 यूनिट पूरी नहीं बनाई, उसने 17 यूनिट बनाई, 15 यूनिट बनाई, तो उसने ए के मुकाबले 5 यूनिट कम बनाई, तो उसको 17 रुपये के हिसाब से वेजेस मिलेगी, ना कि 20 हिसाब से। क्योंकि जिसने टारगेट अचीव कर लिया उसका प्रोडक्टिव लिंक वेजेस इंसेंटिव ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से होगा। जिसने प्रोडक्टिविटी कम दिखाई है उसका नॉर्मल वेज के हिसाब से होगा। उसके बाद कई बार जब एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूरा कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन में, और वो रिटायरमेंट लेने वाला होता है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे वो आपका एज इश्यूज़ हो, तो एज का इशू हो या हेल्थ इशू हो, जब भी वो कंपनी से रिटायरमेंट लेता है तो कंपनी की तरफ से उसे कई बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि कंपनी की तरफ से कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी तरफ से एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज अमाउंट कैलकुलेट करके उसे अपनी तरफ से एक अकाउंट में जोड़ती चली जाती है, बैंक में जमा करती चली जाती है, और रिटायरमेंट के टाइम पर वो पैसा उसे दिया जाता है। और पेंशन का मतलब होता है कि जो एक तो कंपनी ने जो पैसा अपनी तरफ से जोड़ा वो प्रोविडेंट फंड हो गया, एक जो पैसा कंपनी ने एम्प्लॉय के पार्ट पे डिडक्ट करके अलग से कंपनी ने उसे अपने पास रखा। दो तरह के आपके प्रोविडेंट फंड होते हैं। एक प्रोविडेंट फंड कंपनी अपनी तरफ से बनाती है, अपनी तरफ से बेनिफिट जोड़ती है, एक एम्प्लॉय की तरफ से। तो जो कंपनी एम्प्लॉय की तरफ से जो पैसा जोड़ती है उसे फिर कंपनी क्या करती है, पेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। वही पैसा जो एम्प्लॉय का होता है वो उसे मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट के साथ हर महीने पे करती रहती है, जिसे हम पेंशन बोलते हैं। और प्रोविडेंट फंड होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो रिटायरमेंट के टाइम पर उसे दे दिया जाता है। ग्रेजुटी का मतलब होता है कि हर 10 साल में या हर 5 साल में या 10 साल में, वैसे 10 साल लिमिट है, हर 10 साल में जब भी एम्प्लॉई एक कंपनी का 10 साल का टाइम पीरियड पूरा कर लेता है तो उसे 2 या 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है करंट सैलरी के हिसाब से। जैसे मान लीजिए उसे एक एम्प्लॉय को कंपनी में काम करते करते 10 साल हो गए, तो 10 साल पूरे होने के बाद उसकी प्रेजेंट सैलरी जो है वो 35,000 रुपये है, तो उसे 2 महीने की या 3 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी जैसे ही 10 साल पूरे हो जाएंगे, जिसे हम ग्रेजुटी बोलते हैं। तो ये थे कुछ आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स जिन्हें साइकोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग हमें पूरा करने के लिए यूज़ करना पड़ता है, और इसमें मॉनेटरी टर्म में हम इन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ होती हैं जो एक इंसान की पूरी होने के बाद वो मोटिवेटेड हो जाता है। तो NFI मतलब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर दोज बेनिफिट्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल। जो एक सामाजिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर या भावनात्मक तौर पर जो भी हमारी भावनाओं के आधार पर जो हमारी नीड्स होती हैं, जब उन्हें पूरा किया जाता है तो उन्हें हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बोलते हैं। तो पहला है आपका एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को समय समय पर उसके अच्छे काम को देखते हुए हमें उसे परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट देना चाहिए, नोटिस बोर्ड पे उसका नाम दिखाना चाहिए कि इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने, एम्प्लॉय ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस महीने में इतना अच्छा काम किया है। उसे शील्ड्स देनी चाहिए, उसे मोमेंटोज़ देने चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए कि अब आपको अच्छे काम के बदले में ये दिया जा रहा है। तो जब एक एम्प्लॉय का रिकॉग्निशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों के सामने उसको सम्मान दिया जाता है, तो वो हमारा एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है, जिससे
एम्प्लॉय को उस नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से भी मोटिवेशन मिलता है। अगला है जॉब सिक्योरिटी। जब आप एक एम्प्लॉय को ये प्रॉमिस करते हो कि आप जैसा भी काम करोगे, कैसा भी काम करोगे, लेकिन हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन जब भी आपको जॉब से निकालेंगे तो हम आपको 2 या 3 महीने का नोटिस देंगे, या फिर 1 साल तक आप जॉब से नहीं निकाले जाओगे। एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर आप काम बहुत ख़राब करते हो, गलत करते हो, तो हम कम से कम 2-3 महीने का नोटिस देंगे ताकि आप कहीं और जॉब सर्च कर पाओ। तो एक जॉब सिक्योरिटी जो होती है वो भी एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन देती है कि कल को अगर वो काम गलत भी करता है तो उसे 2-3 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा अपनी जॉब को चेंज करने में। अगला है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय को जो काम दिया हुआ है उसकी प्रेजेंट स्किल के अलावा उसे अलग अलग स्किल्स अगर हम दें, ट्रेनिंग दें अलग अलग स्किल्स की। जैसे मान लीजिए कि अगर वो एक अकाउंटेंट है और वो मान लीजिए कंपनी की बैलेंस शीट पे काम कर रहा है, अब हम उसे साथ के साथ कंपनी में जीएसटी का काम भी सिखा रहे हैं, टैक्सेशन का काम भी सिखा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी का काम भी सिखा रहे हैं, हम साथ के साथ उसे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम उसे उसकी प्रेजेंट स्किल के साथ साथ नई नई स्किल्स देते हैं जिससे उसका कैरियर डेवलप हो, नई नई उसको आगे चल के ग्रोथ मिले, तो ये भी एम्प्लॉय को क्या करता है, मोटिवेट करता है। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि जब एक एम्प्लॉय को उसके अपने काम से जुड़े हुए डिसीजन लेने का उसको अधिकार दिया जाता है या इंडिपेंडेंस दी जाती है, ऑटोनॉमी दी जाती है, तो उसको एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, जब भी उसका काम कोई भी उसके काम में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मैनेजर के पास जाता है, खुद डिसीजन नहीं ले पाता है क्योंकि उसको मना किया गया है खुद डिसीजन लेने के लिए। लेकिन जब आप एम्प्लॉय को ये बोलते हो कि आप अपने डिसीजन खुद लें, अपने लिए खुद इनिशिएटिव लें, अपने लिए खुद टारगेट बनाएं, अपने हिसाब से काम करें और डिसीजन खुद लें, तो उसे बोलते हैं एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। तो खुद काम करने से रिलेटेड जो आपके खुद के डिसीजंस होते हैं, जब आपको खुद लेने होते हैं, तो उससे एक आपको मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ, मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो वो भी एक एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन जो होता है वो आपका। और दूसरा एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन में भी होता है कि कल को अगर मैनेजर किसी प्रॉब्लम में आ जाता है, मैनेजर डिसीजन नहीं ले पा रहा है और आप मैनेजर की मदद कर रहे हो उसके डिसीजन लेने में, तो वो भी एक एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन कहलाता है। अगला है आपका स्टेटस। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की आप रैंक चेंज करते हो, एक पोजीशन से उसको अपर पोजीशन पे लेके जाते हो, ऊपर वाली पोजीशन पे लेके जाते हो, बॉटम टू टॉप पे लेके जाते हो, उसकी रैंक चेंज करते हो। ठीक है, जैसे सबऑर्डिनेट से आपने उसको सुपरवाइज़र बना दिया या उसको मैनेजर बना दिया, तो इससे भी एक डेजिग्नेशन चेंज करने से, एक बॉटम से टॉप पर रैंक चेंज करने से ऑर्गेनाइजेशन के में काम करने वाले एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन आता है। उसके बाद है जॉब इनरिचमेंट। जब एक आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के काम में नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जोड़ते हो, उसको नए नए टास्क देते हो, नए नए काम बढ़ाते हो, उसके एक्टिविटीज़ बढ़ा देते हो, उसकी जॉब्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हो, उसको अलग अलग काम देते हो सीखने के लिए, करने के लिए, तो वो होता है जॉब इनरिचमेंट। डिज़ाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क, मोर ऑटोनॉमी, काम को करने की स्वतंत्रता। ऑटोनॉमी का मतलब होता है काम करते वक्त स्वतंत्रता, आपको कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, कोई आपको बोल नहीं रहा है कि ऐसे मत करो वैसे मत करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, पर्सनल ग्रोथ टू एक्वायर मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस, ताकि आपका जो अनुभव है कंपनी में काम करने का वो एक उसका मीनिंगफुल बने। ये नहीं कि आपने पिछले 5-6 सालों से उसको एक ही काम दिए जा रहे हो, वो परफेक्शन तो हो गया लेकिन वो कुछ एडिशनल नॉलेज नहीं ले पाया है। तो जॉब मैनेजमेंट का मतलब होता है नए नए टास्क, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रेजेंट टास्क है उसमें ऐड करना। ऑर्गेनाइजेशन। अगला है आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, या ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का तरीका होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट क्रिएट करता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, पॉलिसीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, प्रोसीजर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, या बहुत बड़े इशूड मैनर में काम किए जाते हैं, या रूल्स ऐसे बनाए गए हैं जिसमें काम करने का तरीका थोड़ा गलत है, जैसे सुबह जल्दी काम पर बुलाने का तरीका हो गया, या अगर आप लेट आए तो आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, आपने काम ढंग से नहीं किया तो आपकी सैलरी में से डिडक्शन होगा, या आपकी लीव्स कैंसिल हो जाएंगी। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा हार्श है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ता है और उनका मोटिवेशन जो होता है वो डाउन हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का हेल्दी होना भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। उसके बाद है अगला एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू सबॉर्डिनेट टू फील दैम देयर वर्क जॉब्स आर इंपॉर्टेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एम्प्लॉय को उसके काम से जुड़ी हुई ऑटोनॉमी देते हो कि आपका ये काम है, इस काम को अब आपने अपने तरीके से करना है,
जैसे आपको ठीक लगे अपने इनिशिएटिव्स, अपने सजेशन, अपने आइडियाज़ खुद अपने आप से जनरेट करें, अपने हिसाब से काम का मेथड चूज़ करें, अपने हिसाब से काम को पूरा करें। हमने आपको काम दे दिया, अब आप काम चाहे 2 दिन में करें चाहे 3 दिन में करें, लेकिन इस काम को अच्छे से पूरा करें। लेकिन डिज़ायर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जो उसका स्टैंडर्ड टाइम है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आज आपका काम करने का मन नहीं है तो आपने उस काम को कल कर दिया, परसों कर दिया, लेकिन अभी उसका टारगेटेड जो टाइम है उसके अंदर अंदर आपने पूरा कर दिया, तो आपको एक ऑटोनॉमी दी जाती है कि आप अपने काम को रिलैक्स होकर पूरा करें। तो इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। तो ये थे कुछ आपके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो एक मोटिवेशन से कनेक्टेड होते हैं, मोटिवेशन टॉपिक से जुड़े हुए हैं। एक एम्प्लॉयज़ के अंदर पैशन क्रिएट करने के लिए, उसको एक इंड्यूस करने के लिए कि वो अपने काम को डिज़ायर्ड मैनर में पूरा कर पाए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.